आज हमारे बीच गया जिला चर्चित पत्रकार हमारे बीच एस रिजवी सर मौजूद हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ विवाद से भरे सवाल। सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सोनू जी। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है सर, आपको काफी ज्यादा मांझी परिवार से रिलेट किया जाता है, जैसे कि मैंने फेसबुक का आपको वीडियो कमेंट में देखा है, आपको काफी ज्यादा दीपा मांझी और भी मांझी परिवार से रिलेट किया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई सर, क्या सच में आप मांझी परिवार के तरफ पक्ष लेते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कई बार होता क्या है कि अगर 5 साल या 10 सालों से मांझी जी यहाँ पर हैं और मेरी पत्रकारिता इधर 3-4 सालों से ही शुरू हुई है। तो ऐसे में जितने भी ज़्यादा यहाँ पर जो नेता आते हैं, तो सत्ता पक्ष के ही नेता आते हैं। अब आरजेडी के तो कोई विधायक है नहीं जिनके बारे में हम जाके सवाल पूछें। तो कभी-कभी दीपा मांझी यहाँ पर आती, कभी नहीं बल्कि हमेशा आती रहती है। मंत्री कभी आ गए, जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री आ गए, तो उनसे मिलना, उनसे जुड़ना, उनके पर सवाल उठाना, कई बार लोग इसको एक पक्षीय देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि अभी हाल ही में आप देखें कि फतेहपुर से लूटी-टाड़ में जो है मुर्दाबाद नारा लगाया गया जीतन राम मांझी जी के खिलाफ। हमने उस वीडियो को भी चलाया, जहाँ पे दीपा मांझी जी के खिलाफ वीडियो लोग बनाते हैं या हमें भेजते हैं। हम वो भी बनाते हैं जहाँ पे लोगों को रोड नहीं बन रहा, सड़क नहीं बन रहा, किसी को हक न्याय की नहीं बात मिल रही है, वो भी सवाल हम पूछते हैं। आज क्षेत्र में जो दावा करते हैं दीपा मांझी जी की हमने इतना कार्य किया, तो कहीं न कहीं ये पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और वैसे पत्रकारों की जो लगातार प्रेशर उन पे बनाते रहें, सवाल करते रहें। जब भी यहाँ पर मांझी जी आते हैं या दीपा मांझी जी या बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, तो हम बराबर पूछा कि कोठी से सलैया तक का रोड चौड़ीकरण कब होगा सर? हिरन पथरा पुल कब बनेगा सर? भगर पुल कब बनेगा सर? है ना? आपको रजबलिया पुल कब बनेगा सर? कई पुलों में अब काम लगने जा रहा है, लग भी गया है। तो कई रोड ये वाला कब बनेगा सर? हम अपने घर का रोड के बारे में हमेशा बोलते थे, वो भी बनने लगा। तो कहीं न कहीं जहाँ पर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम एप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो उसको भी तो देखिए। मतलब आप दोनों तरफ के पक्ष में हाँ, दिखाते ऐसा हैं। नहीं है। अब आरजेडी का आप ही बताइए मनीष सोनू जी कि आरजेडी के यहाँ कोई विधायक है ही नहीं। महागठबंधन के कोई यहाँ पर ऐसे बड़े नेता भी नहीं जो लगातार इस तरीके की बात विवादित बोलते रहे। वो बोला है, हम किसी नेता को आज इनकार किया? देखिए, जनसुराज का भी वीडियो है, लोजपा का भी वीडियो है मेरे पास, हर एक दल का कोई भी नेता बोला है। मतलब अभी पार्टी में है मांझी परिवार से, तो इन्हीं से सवाल लगातार होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट किए, कहाँ पे क्या कमी रह गई आपसे, आप दोनों पक्ष दिखलाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो सत्ता में है, जो विधायक है, हम उनसे नहीं ज़्यादा सवाल करेंगे, उनके पास नहीं ज़्यादा जाएँगे। जो सत्ता में है ही नहीं, वो किसके पास चल जाए? कौन विधायक है यहाँ? आप पर दूसरा सबसे ज्यादा विवादित सवाल उठाया जाता है, अगर आपको पत्रकारिता में इतना ज्यादा मुकदमे आप पर दर्ज हुए हैं, अभी कितने केस आप पर चल रहे हैं, तो उसमें आप पर किस किस कारण आपको इस केस मतलब ये सब केस को झेलना पड़ रहा है? देखिए, केस तो टोटल 6 से 7 एफआईआर हैं, जिसमें वन विभाग है, अपहरण कांड जैसे मामले हैं, मानहानि का मामला है, और कई विवादित मामले में हमारा नाम दर्ज किया गया। हमें तो उम्मीद है कि आने वाले दिन में अभी 6-7 ही एफआईआर है, 100 भी एफआईआर हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये एफआईआर जो मुकदमे मेरे पे हुए, वो जब हम पत्रकारिता में आए तब। अगर इससे पहले अगर होता, तो एक लगता कि नहीं भाई, पत्रकारिता में नहीं थे तो क्रिमिनल एक्टिविटी थी या क्राइम कर रहे थे, तो ये लोग नहीं जान रहा था। लेकिन जब से हम सोशल मीडिया पे आए, तब से हम विवाद में घिर गए। वन विभाग के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, और तमाम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते गए, लोग हम पर मुकदमा दर्ज करते गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आज तक हम जेल नहीं जा सके। लेकिन हमारा कई बार दिली इच्छा रहा मनीष जी कि हम जेल जाएँ। लेकिन ऐसे भी आप देखें तो मनीष कश्यप जो पत्रकार थे, उन पर 62 मुकदमे दर्ज हुए, तो उसके अपेक्षा तो हमारा समझिए कि 0% भी नहीं है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि अगर 100 एफआईआर भी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी अपना कार्य करते रहेंगे। और ऐसे भी आप देखिए कि जो भी क्रांतिकारी लोग होते हैं, पहले वाले लोग हो गए जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, या समाज में आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमेशा विवादों में रहते हैं, उन पे केस मुकदमे होते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। सर तीसरा प्रश्न आपसे है, काफी आपने एक किताब लिखा था कैनल मैन लौंगी भुइयां पर, तो उसके बाद कोई भी आपका बुक देखने को मिला नहीं, और क्या वो बुक फ्लॉप हो गई या फिर उसके पीछे कोई और कारण है? 1000 कॉपी हमने उस किताब की छपवाई थी, कैनन में लौंगी की। तो अब हम देखेंगे कि उसकी कॉपी लग 100-150 ही प्रतियाँ बच चुकी है, और अगला संस्करण भी हम लिखने जा रहे हैं। हालाँकि हमने हाल ही में जो
नक्सली के सबसे बड़े नेता संदीप यादव जी, उन पर भी किताब लिखने के सारे प्रारूप तैयार कर लिए थे। लेकिन वो चीज़ें हम सोशल मीडिया पब्लिक नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि कई तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा कोऑपरेट उनके परिवारों से नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम वो किताब को आगे नहीं बढ़ा सके और समय का अभाव, क्योंकि एक साथ पत्रकारिता और लेखन दोनों करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है मनीष जी। सर आपसे चौथी सवाल है कि आपने अचानक पोस्ट डाला एक फेसबुक पर जिस पर आपने लिखा कि अब मैं पत्रकारिता से पूर्णतः छोड़ रहा हूँ। तो पहले ज़्यादा गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता था जिससे उनकी वॉइस को कोई ऊपर तक लेके जा सके और वो कहीं न कहीं आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ जाता था, कहीं न कहीं मंत्री नेताओं पास ही आपका वीडियो पहुँच जाता था, जिसके कारण कहीं न कहीं उनका भला होता था। लेकिन आपने अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया और जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया, उसके बाद बैक हुए, तो उस समय आपका क्या सोच था जिस समय आपने ये पोस्ट किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे थी, एक्चुअल में होता क्या है कि लोग हमें इस नज़र से देख रहे थे लगातार, क्योंकि लोगों से बातचीत होती थी, तो लोग ये देखते थे कि लाख का, 5 लाख का, 3 लाख रुपए का महीना ये कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन हम लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि अगर पत्रकारिता में इतना पैसा होता, तो हम पत्रकारिता नहीं छोड़ते। इसीलिए हमने डिसीज़न लिया था कि लोग हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ रहा है, पत्रकारिता में ही ज़्यादा लूट-मार कर रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं। तो चलिए भाई, हम पत्रकारिता ही छोड़ के आपको ये संदेश तो कम से कम दे देंगे कि आपके अंदर जो सोच है ये तो कम से कम खत्म हो जाएगी। फिर लगातार लोगों का फीडबैक हाँ, आ गया फिर कि इसके बाद लोगों का इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा समर्थन मिला कि हमें लगा कि मुझे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि इतने मेरे समर्थक हैं। व्यूज़ से समर्थक को नहीं गिना जाता है। अगर आपका कोई वीडियो मिलियन में चला गया तो इसका मतलब आपके मिलियन समर्थक नहीं है। लेकिन उस दिन हमें लगता है कि 1000 से ऊपर कॉल आया था। तो हमें लगा था कि जनता मुझे बहुत चाहती है। तब फिर से हमने वापसी और करी। कहीं न कहीं आपका ही वीडियो के कारण आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, जो गरीब का आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक लेकर आता है। तो कहीं न कहीं आपको बना रहना भी ज़रूरी है सर यही लाइन में, ताकि कोई लोगों का आवाज़ को सुने, मंत्री नेताओं तक पहुँचाए, जो-जो प्रॉब्लम हो उनका। बिल्कुल, थैंक यू। सर 5वाँ सवाल सबसे ज़्यादा ये है कि आप इतना ज़्यादा वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, 4-5 साल से अभी तक बने हुए हैं। तो अभी आप फेसबुक की अर्निंग और टोटल सोशल मीडिया की अर्निंग से महीना में कितना कमा लेते हैं? देखिए, कई बार तो कहा जाता है, शास्त्र में भी कहा गया है और लोग बताते हैं जैसा कि समाज में, कि कभी भी इनकम पब्लिक नहीं करनी चाहिए अपनी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आदमी मतलब आराम से खा पी सकता है, घूम सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। गया जिला में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, इतना ज़रूर हो जाता है। हालाँकि एक बात बताना चाहेंगे, एक बार जब हमारा 26 मिलियन व्यूज़ गया था एक वीडियो पे, तो रात्रि में 98,000 रुपया हमें मिला था। एक वीडियो से? एक वीडियो से, तो 98,000 मतलब 1 लाख में 2,000 कम। तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद फ़ेसबुक से हमें 33,000 रुपए इनकम हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर अचानक से हमारा जो चैनल था वो डिमोनेटाइज़ हो गया। जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा पहले फायर न्यूज़ पर आपको देखते थे, जिस पर 120 के फॉलोअर्स हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सफलता है अपने आप में। तो उसको अचानक आपने बंद कर दिया, टोटल शिफ्ट कर दिया रिज़वी की रिपोर्ट पर। तो इसमें वो डी सबसे बड़ा कारण था डिमोनेटाइज़ या फिर और भी कोई कारण था, जिसके कारण वो आप चैनल बंद कर दिए? नहीं, देखिए, फायर न्यूज़ भारत को बंद करने का मूल कारण ये था कि व्यूज़ उसमें काफ़ी अच्छे जा रहे थे, लोग देख रहे थे, 10 लाख, 20 लाख, मिलियन तक जा रहा था, लेकिन उसमें इनकम नहीं हो पा रहा था। तो हमें लग रहा था कि इतनी ज़्यादा फॉलोवर भी हमने गेन कर लिया, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं हम एक अलग चैनल बनाएँ और उसको फिर फॉलोवर बढ़ाएँ, क्योंकि हमारे तो समर्थक जितने उस पे हैं, इस पे भी आ जाएँगे। तो इसीलिए हमने सोचा, और मूल कारण उसका डिमोनेटाइज़ेशन था। और कई बार लोग ये भी विवाद में लेते हैं इसको कि मंत्री जी जो संतोष कुमार सुमन जी हैं, उनके द्वारा डिमोनेटाइज़ किया गया या उन्होंने चैनल को मेरे बंद करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है सर, ऐसा क्योंकि उसका भी अलग कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसा होता तो कोई मंत्री, कोई भी नेता जैसे कि ध्रुव राठे लगातार अभी बीजेपी के अगेंस्ट वीडियो डालते हैं, उनका करप्शन रेट या फिर हर एक चीज़ों को दिखलाते हैं। हुँ। तो वैसे तो उन पर इज़िली ये सब बंद करवाया जा सकता मंत्री था। को इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। अगर इतना बड़ा मामला रहता, ध्रुव राठी जैसे इतने बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो,
जो मोदी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, मोदी सरकार पूरा तंत्र उनके पास है, एक बार में उनका चैनल हटवा सकती थी या कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्राइक मरवा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो असल में मूल कारण रहा डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइज होने की वजह से हम भी डिमोनेटाइज हो गए थे कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना लोग देख रहे हैं, लाखों में चला जा रहा है, लेकिन कुछ इनकम नहीं हो रहा। अब ये रिजवी की रिपोर्ट जब से मोनेटाइज हुआ, इसमें फॉलोवर भी 50,000 के करीब पहुंचने जा रहे हैं, आधा लाख के करीब, तो बहुत कम समय में। हमें लगता है कि फाइन भारत से ज़्यादा प्रोग्रेस इसमें चल रहा है और लोग इसमें मिलियन में भी अब तक वीडियो चला गया। तो हमें लगता है कि जो मूल कारण है वो डिमोनेटाइज ही था और कुछ नहीं। सर आपसे छठा क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप काफी ज्यादा हिंदू समाज की तरफ काफी ज्यादा झुके रहते हैं, हर एक हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हैं, काफी ज्यादा वीडियो फोटोज आपका वायरल होता है। इसमें कमेंट भी मैंने चेक किया तो थोड़ा रहता है कि आप ज्यादा हिंदू की तरफ और ज्यादा आपको सपोर्ट भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज से मिलता है। आपको सिर्फ अपना धर्म से नहीं, आपका कर्म से ऐसा पता चलता है कि आप किसी भी धर्म मतलब ज्यादातर हिंदू ही की तरफ झुके हुए हैं। तो इसमें आपको मुस्लिम समाज से ट्रोल नहीं, मुस्लिम समाज से ज्यादातर ट्रोल देखने को नहीं मिलता है सर? नहीं, ट्रोल तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से अपने परिवारों से, लोगों से, समाज से, लेकिन हमने हमेशा एक ही धर्म को अपनाया, वो मानवता धर्म है। हमारे लिए हिंदू चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जो भी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोग हैं, सभी हम एक समान में देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगला बंदा किस जाति धर्म का, इससे हमें मतलब नहीं, वो कितना दुखी है और उसको हम कैसे मदद कर पाएंगे, उसको कैसे अपने कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे अपने को अपना बना सकते हैं। तो ऐसे में भारत में देखा जाए तो हिंदू समाज की आबादी भी 80% है, तो दोस्त भी हमारे उसी परसेंटेज में होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम समाज से दोस्ती नहीं करते या उनसे अलगाव रहता है, उनके भी सारे कल्चर को फॉलो करना या उनसे मिलजुल करके रहना। लेकिन हमने कभी ये देखा ही नहीं कि हिंदू धर्म अलग है या मुस्लिम धर्म अलग है या दोनों का कल्चर अलग है। हमें जो चीज़ अच्छा लगा, जो चीज़ पसंद है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने फेस्टिवल की, तो हमें सारे फेस्टिवल से अच्छा जो है छठ महापर्व लगता है। उसके गीत, संगीत और उसके तमाम जो भी मतलब फॉलो करते हैं लोग कल्चर, तमाम चीज़ें हम उसकी अच्छी लगती है। उसके बाद ही हमें कोई ईद पर्व हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा अगर पर्व माना जाए पूरे बिहार में तो वो छठ महापर्व लगता है, क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं, एकदम शुद्ध एकदम चीज़ें होती है, सफाई का मामला होता है और कोई अश्लील गीत नहीं, ना अश्लील डांस, नृत्य, कुछ नहीं। तो मुझे सबसे अच्छा पर्व लगता है, तो हम तो ये बात को बोलते हैं। और अगर मुस्लिम समाज के भी कल्चर, और कई बार तो हमें ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें हमें कई बार आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में 80% जो कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें आमंत्रित हम होते हैं, तो वहाँ जाते हैं, हमें सम्मान मिलता है, तो वहाँ के कल्चर को हम फॉलो करते हुए फिर उनका हम समर्थन करते हैं। एक सच्चा पत्रकार का ये धर्म भी होना चाहिए सर कि वो कर्म के अनुसार चले और सभी चीजों का और एक कहानी और बताना चाहेंगे कि जब हम छठे क्लास में थे, तो उस समय रामायण की एक किताब आती थी, सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय रामायण की एक किताब थी जिसका नाम था संक्षिप्त रामायण। तो उसको हम पढ़ते-पढ़ते हमें बहुत दिलचस्पी लगी। फिर गाँव में हमें, आज तो लोग अश्लील नाच डांस करवाने लगे हैं दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के अवसर पे, लेकिन पहले कादरपुर का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उस समय जो है कोई भी लक्ष्मी पूजा या दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या विश्वकर्मा पूजा कुछ भी होता था, तो वहाँ पर पर्दा आता था। सबसे पहले तो टीवी थी, तो टीवी पे दिखाया जाता था रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला, श्री विष्णु महापुराण, सब कुछ। और उसके बाद जो है दिखाया जाने लगा पर्दे पे, है ना? इसी तरह बढ़ता गया, लेकिन अब डांस जो होने लगा, अब हम वहाँ नहीं जाते। जहाँ भी डांस का कार्यक्रम होगा, जहाँ पे अश्लीलता होगी, उस कार्यक्रम के ना उद्घाटन में हम जाते हैं, ना उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला, विष्णु महापुराण, जितनी चीज़ें थी हिंदू कल्चर की, वो सारी चीज़ें हमने कादरपुर की धरती से सीखा है। इसलिए कादरपुर के तमाम जनता का मैं आज भी आभारी हूँ, और वहीं से कल्चर हमने जो सीखा हिंदू धर्म का, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और आज भी हम उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। सर आपसे 7वां एवं लास्ट सवाल है कि आप 4-5 साल से पत्रकारिता में बने हुए हैं, आपको काफी ज्यादा वीडियो पर रियलिटी दिखलाने पर कॉल या मैसेजेस आते होंगे थ्रेड का, जैसे मैंने काफी ज्यादा बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, तो आपका व्यूज काफी ज्यादा लाख या मिलियन में चली जाती है मैक्सिमम वीडियो पर, तो उसमें आपको क्या कॉल या थ्रेट आता ही होगा, तो उससे आप कैसे निपटते हैं? देखिए, पत्रकारिता हम इतनी आसानी से नहीं करते, थोड़ी-सी दबंगगिरी भी अपने आप में रखते हैं, चूँकि हम ये जानते हैं कि अगर सीधापन से रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो कोई भी लोग हमें कुचल देगा। तो जिन-जिन लोगों ने हमसे जिस तरीके से लड़ाई करने का
जिस भाषा में हमें मतलब सामना किया, हमने उसी भाषा में उनको जवाब देने का काम किया। जो लोग चाहें कि भाई रिजवी को गन से जवाब दें, तो हम भी उनको गन से देने का जवाब करेंगे। आप प्रशासन से जवाब देने का काम करें, कानून से हम भी देंगे। यानी किसी भाषा में अगर आप हमारे सामने आते हैं किसी भी रूप में, तो हम उसी में। और इतना आप जान लीजिए कि पत्रकारिता में इतनी ज्यादा चुनौती है कि हमें एक से क्रिमिनलों का भी धमकी आया, एक से एक लोगों का भी आपका आया। काफी ज्यादा फेसबुक और वीडियो वायरल हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग, इसमें एक आदमी ने दिया था, तो काफी सीबीआई सीआईडी लोग हमें कॉल किया था कि उसका नंबर दीजिए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा भी था। तो हाल ही में मैंने उसको डिलीट किया, वो 2 साल पहले का भी अभी वायरल हो रहा था। तो लोग बार बार हमारे पास भेज दे रहे हैं कि देखिए आपको धमकी आया है। जो नए व्यूवर्स देख रहे थे, तो हमने कहा ये पुरानी वीडियो, तब हमने उसको डिलीट किया कि बहुत ज्यादा और वो आदमी अभी जेल में भी चले गए। लेकिन हमारा ये कहना कि चुनौती केवल पत्रकारिता में ही नहीं, हर क्षेत्र में है। और हम तो ये मानते हैं कि लोग ये कई बार हमारे जो दुश्मन टाइप के लोग हैं, या जो हमें चाहते हैं कि हम फ्लॉप रहें या नीचे गिर जाए, या हमें दमन करना चाहते हैं, उनके लिए तो हम खुली चुनौती ये देते हैं कि अगर आप हमें किसी भी तरीके से निपटने के लिए आप आइएगा, तो हम हर भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस पॉडकास्ट में इतना अपने अहम समय दिया। जैसे कि आपको देखते हैं काफी ज्यादा आपका मतलब आप बिजी शेड्यूल्ड है, जैसे कि बुक लिखना और इधर पत्रकारिता भी संभालना पड़ता है। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप एडिटिंग खुद से करते हैं, तो काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है। इतना में आपने मेरे साथ समय दिया, काफी ज्यादा धन्यवाद जी सर। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सोनू जी, आपने हमें समय दिया। और आपको बता दें दर्शकों कि ये मनीष सोनू जी हैं, जिनका कई बार हमने भी इंटरव्यू लिया है। और ये हमेशा जो है क्रिएटर हैं, जो फैक्ट चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं। जैसे देश में कोई ज्वलंत मुद्दा हो गया, या कोई ऐसी चीज़ है, फैक्ट तथ्य जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, ऐसी चीज़ों पर ये वीडियो बनाते हैं। इनका चैनल आप जरूर देखिएगा, ये कमेंट बॉक्स में अपना चैनल जरूर लिंक दे देंगे। धन्यवाद। तो मनीष सोनू जी, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर।